टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6 और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रैकिया सक्शनिंग। ट्रैकिया सक्शनिंग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं। जो हम लोगों ने कल देखी चीज़ें वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और आज हम कर रहे हैं ट्रैकियल सक्शनिंग को। और ट्रैकियल सक्शनिंग से एम्स सीधा क्वेश्चन पूछता है, और आप लोगों ने बहुत बार इस ऐसे क्वेश्चन रिपीट देखे होंगे एग्जाम में। तो चलिए हम सबसे पहले, जब भी किसी पेशेंट की ट्रैकिया सक्शनिंग करते हैं तो क्या चीज़ पहन के करोगे। ऐसा तो नहीं है आप कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हो, आपने कोई हैंड ग्लव्स यूज़ नहीं किया, फेस शील्ड यूज़ नहीं की, तो उसके बिना तो आप सक्शनिंग कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले बात की है कि यूज़ फेस शील्ड, ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स एंड गाउन ड्यूरिंग सक्शनिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो हम आंसर करेंगे ग्लव्स को, कि ग्लव्स पहन के सक्शन करेंगे। हो सकता है, अब सुनना, अब ग्लव्स ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो हमें क्या पहनना होगा, मास्क पहनना होगा। ठीक है, मास्क और ग्लव्स तो क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। तो कभी भी ना ओनली ग्लव्स नहीं करना होता है आंसर, हमेशा मास्क और ग्लव्स हमेशा कंपलसरी होते हैं। लेकिन बात करें, फेस शील्ड भी ज़रूरी हो जाती है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो फेस शील्ड है, ग्लव्स है, मास्क, गोगल्स एंड गाउन है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी होती है पहननी। बट फिर भी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब कोई और क्वेश्चन एडवांस बन के आता है और आंसर दिया हुआ है मास्क ग्लव्स, और आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है मास्क ग्लव्स, दोनों ही दिए हुए हैं। और आंसर डी दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर करना होगा मास्क एंड ग्लव्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट जो है हेल्थी है या फिर पेशेंट नॉर्मल है। तो पेशेंट जो है ओनली आप ग्लव्स पहन के करोगे, तो हमेशा मास्क पहन के करना है, ताकि जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को वो क्या ना हो, वो स्प्रेड ना हो। ठीक है, वो ड्रॉपलेट मेथड से क्या ना हो, वो स्प्रेड ना हो। हमेशा मास्क और ग्लव्स आंसर आएगा। और ये जो है ऐड ही क्वेश्चन जो है आपके एनक्लेक्स के अंदर है, जो न्यू वाली एनक्लेक्स है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो सेकंड पॉइंट है ना, वो बोला है हाइपर ऑक्सीजनेटेड द पेशेंट बिफोर सक्शनिंग। जब भी किसी पेशेंट को हम सक्शनिंग करते हैं तो पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना होता है। अब हाइपर ऑक्सीजनेट का मतलब होता है ऑक्सीजन देना ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, हाइपर ऑक्सीजनेट का मतलब होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और कितने % और 100%, ताकि पेशेंट को प्रिवेंट कर सके हाइपोक्सिया से। क्योंकि सक्शनिंग जब हम करते हैं ना तो पेशेंट को क्या होता है, ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है वो बॉडी में कम हो जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसीलिए पेशेंट को हमें पहले से ही हाइपर ऑक्सीजनेट करके रखना है। एम्स का क्वेश्चन है, 2021 का भी है और 2022 का भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर अप्लाई सक्शन प्रेशर वाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, पीजीआई संगरूर 2023। ये क्वेश्चन बोला गया था, अच्छा क्वेश्चन था, कि कभी भी ना सक्शन प्रेशर आपको ना अप्लाई, जो सक्शन प्रेशर होता है अप्लाई नहीं करना चाहिए। यदि आपने कैथेटर डाला है ना, अंदर डालने के बाद, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट की ट्रैकेओस्टमी है और यहाँ पे हमने डाल दिया कैथेटर, इसके बाद डालना है सक्शन प्रेशर। ऐसा नहीं है आपने कैथेटर उठाया और उठाते ही आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, नहीं। जब तक किसी भी कोई काम हम तभी तो बताते हैं किसी को जब पूरा हो जाता है, तो ऐसे ही है। तब आपको ये जो आपकी जो ट्रैकिया के अंदर जो कैथेटर है आपने जब अंदर डाल दिया, उसके बाद आपने प्रेशर को अप्लाई करना है, उससे पहले आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। फिर आता है अप्लाई सक्शन इंटरमिटेंटली वाइल विदड्रॉइंग द कैथेटर रोटेटिंग मैनर, 2020 का एम्स का क्वेश्चन है। जब भी किसी पेशेंट का सक्शन अप्लाई हम करते हैं, अप्लाई करने के बाद जब हमें कैथेटर, अब हमने यहाँ से सारी चीज़ें क्या कर, जो वेस्ट चीज़ें हैं वो क्या कर दी, कैथेटर से बाहर निकाल दी। अब इसको बाहर निकालना है, ऐसा नहीं है आप इस कैथेटर को डायरेक्टली बाहर निकालोगे, आप क्या करोगे, रोटेटिंग मैनर में इस तरीके से बाहर निकाल दें, ताकि किसी पेशेंट को ट्रैकिया के अंदर इंजरी ना हो। यदि आप डायरेक्ट बाहर निकालोगे तो हो सकता है जो आसपास की यहाँ पे हमारी स्किन है, जो लेयर्स हैं वो डैमेज हो जाएं। यदि आप इसको रोटेटिंग मैनर में निकालोगे तो वो यही एक सही तरीका होता है, इसको गोल गोल घुमा के रोटेट करके ही इसको निकालना होता है। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सक्शन द ट्यूब जेंटली बट नेवर मोर देन 10 to 15 सेकेंड एट वन टाइम। एक ही बार में इतना क्या करना है, इतने सेकेंड तक सक्शन करना है, 10 से 15 सेकेंड तक। लेकिन आंसर हम मानते हैं मोर करेक्ट 10 सेकेंड, कि कभी भी 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको सक्शन अप्लाई नहीं करना है, इतना ही होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, कीप एम्बूबैग ट्रैकेओस्टमी सेट एंड क्लैंप सक्शन ट्यूब नियर द पेशेंट। जब भी पेशेंट की सक्शनिंग हम करते हैं, पेशेंट बेड साइड है तो पेशेंट के बेड साइड हमें एक पूरा सेट रखना होता है, क्लैंप सक्शन ट्यूब रखनी होती है,
ठीक है, और एम्बू बैग रखना होता है, क्योंकि पेशेंट को क्या होता है कभी कभी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, इसीलिए चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पेशेंट को कहोगे डीप ब्रेथ एंड कफिंग करने के लिए, ठीक है, एक्सरसाइज बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रोसीजर, जब पेशेंट की प्रोसीजर चल रहा होता है तो क्योंकि ये डीप ब्रेथ क्या करती है, डीप ब्रेथ लेने को क्यों बोलते हैं, एंजाइटी को ख़त्म करती है, उसको रिजोल्व करती है। तो डीप ब्रेथ का काम क्या होता है, ये एंजाइटी को हमारी रिजोल्व करती है, क्योंकि पेशेंट की, आप कोई भी पेशेंट की सर्जरी के लिए लेके जा रहे हो, पेशेंट क्या होता है डरा हुआ होता है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए, तो इसलिए पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि आप गहरी सांसें लो, एक्सरसाइज बोलेंगे उसे कुछ करने की के लिए पहले ही, देन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। फिर आता है ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बाय क्वेश्चन विद अ सिंपल येस और नो आंसर्स। पेशेंट को आपको आपसे पेशेंट को ना, जैसे ही पेशेंट की ट्रेकोस्टमी होती है तो आपको ना क्या बोलना है, उसे कम्युनिकेशन के लिए एस्टेब्लिश करना है, उसे क्वेश्चन पूछने हैं येस या नो के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप उसे बुलवा रहे हो, नहीं बुलवाना नहीं है, ओनली येस या नो में उससे आंसर पूछना होता है। या फिर हैंड सिग्नल्स आप बोल सकते हो कि आप जो है अपनी फिंगर्स को अप डाउन कर सकते हो। यदि मैं आपसे जो आंसर्स पूछ रहा हूँ तो आप कुछ पेशेंट को सिग्नल्स दे सकते हो, हैंड सिग्नल्स दे सकते हो कि भाई ये जो है ये साइन लैंग्वेज है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि साइन लैंग्वेज होती है, तो वही साइन लैंग्वेज का हम यहाँ पे पेशेंट के साथ यूज़ करना होता है, उसे बुलवाना नहीं होता है। या फिर आप पेशेंट को पेपर पेंसिल प्रोवाइड कर सकते हो ताकि पेशेंट जो है अपनी बात को लिख के बता सके, ठीक है, क्योंकि पेशेंट क्या होता है बोल नहीं पाता है ट्रेकोस्टमी में, इसीलिए, ठीक है। तो हमेशा पेशेंट को कम्युनिकेशन के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, कि हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होती है ड्यूरिंग ट्रैकोस्टमी। तो ड्यूरिंग ट्रैकोस्टमी नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएगा आंसर। तो यही होगा कि इस पेशेंट को ना कम्युनिकेशन के लिए इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि पेशेंट जो है बोल नहीं पाता है, तो पेशेंट के लिए हैंड सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर पेशेंट को येस या नो में आंसर देना बताया जाता है। फिर आते हैं ऑब्जर्व पेशेंट ट्रैकोस्टमी 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे के बाद पेशेंट को रिमूव होने के बाद ट्रैकोस्टमी आपको बार बार पेशेंट को चेक करना है, देखना है, क्योंकि यहाँ पे ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से साइन मेजर करने हैं, इन्फेक्शन के, रेडनेस के, स्किन ऑफ द ड्रेनेज के, एंड प्लस फॉर्मेशन की जो सर्जिकल साइट है ट्रैकोस्टमी की सेकंड और थर्ड वाली साइड जो थी, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन डेवलप तो नहीं हो गया। ये चीज़ें आपको बार बार मेजर करनी है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी पेशेंट को 24 से 48 घंटे बाद होती ही होती है। अब बच्चों, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे हम लोगों ने देखे कि सबसे पहले पेशेंट को क्या पहनना है, मास्क या ग्लव, फेस शील्ड वगैरह पहननी है, हाइप्रोक्सीनेट करना है, कभी सक्शन प्रेशर जो है हैवी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। हैवी प्रेशर अप्लाई करोगे पेशेंट को क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है, ठीक है। देन जब भी किसी पेशेंट को विड्रॉ कर रहे हो कैथेटर, तो हमेशा रोटेटिंग मैनर में करना चाहिए। सक्शनिंग अप्लाई करते हैं 10 to 15 सेकंड वन टाइम। हमेशा एम्बू बैग ट्रैकोस्टमी सेट पेशेंट के बेड साइड होना चाहिए। पेशेंट के लिए को डीप ब्रेथ के लिए असेस करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। पेशेंट के लिए को कम्युनिकेशन के लिए एस्टेब्लिश करते हैं, क्वेश्चनिंग जो है यस और नो में, या फिर हैंड सिग्नल का यूज़ कराएंगे पेशेंट को, पेशेंट बोल नहीं सकता है। और हमेशा 24 से 48 घंटे बाद पेशेंट को ऑब्जर्व करना है जब प्रोसीजर हो चुका है, आई मीन जब पेशेंट को ट्रैकोस्टमी रिमूव कर दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब मेन बात आती है ना, प्रेशर कितना प्रेशर अप्लाई करना है। अब मैंने बोला आपको कि प्रेशर अप्लाई करना है एक लिमिट में, ठीक है, तो उसकी लिमिट क्या है वो तो हमें पता होनी चाहिए ना, कि बच्चे को कर रहे हो आप लोग, या फिर इन्फेंट को कर रहे हो, या फिर चिल्ड्रन को कर रहे हो, या फिर एडोलसेंट को कर रहे हो। तो ये लिमिट्स पता ही नहीं होंगी तो कैसे प्रेशर अप्लाई करोगे। तो याद रखो, न्यूनेट में सबसे कम प्रेशर होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर न्यूनेट जो है हमारे, ये भी 2 टाइप्स का होता है न्यूनेट, अर्ली न्यूनेट और लेट न्यूनेट, है ना। तो ये चीज़ें हम पीडियाट्रिक में देखी हम लोगों ने। तो न्यूनेट्स क्या होता है, जो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो प्रेशर बहुत कम, 60 से प्रेशर स्टार्ट होता है बच्चों, और 120 प्रेशर ख़त्म हो जाता है 120 पे। तो 60 to 80 हो गया हमारा न्यूनेट, 80 to 100 होगा हमारा इन्फेंट, 20-20 का गैप चलता है बीच में। चिल्ड्रंस जो होते हैं हमारे 5 to 10 के, उनके अंदर चलता है हमारा 80 to 100 सेम चलता है। और जो एडोलसेंट होता है ना, उनमें चलता है 80 to 120 mg। तो सबसे बड़ा जो है हमारा ये इसके अंदर होता है 80 to 120 mg एडोलसेंट के अंदर, और एडल्ट के अंदर होता है हमारा 150 mg। तो एडल्ट जो है वो 150 mg होता है, ये हमारा जो है 60 to 150 mg तक प्रेशर अप्लाई होता है। 60 to 80 होगा यूनिट्स, 80 to 100 चिल्ड्रंस के अंदर, इन्फेंट के अंदर सेम रख लेते हैं। एडोलसेंट जो होते हैं 80 to 120, और एडल्ट्स से ऊपर जो भी हमारी एज चल रही है, ऑल्डर क्लाइंट्स है या फिर एडल्ट्स हैं, तो 120 to 150 हमारा लास्ट रहता है। ये वाला क्वेश्चन हमारी पी यादव के अंदर 3 बार रिपीट दिया हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद कर लो।
ठीक है। एडोलसेंट और एडल्ट का याद रखो, सब चीज़ें याद हो जाएंगी। बस 120 to 150 और एडल्ट है, ओल्डर है। एडोलसेंट में 80 to 120। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? ट्रैकियोमलेशिया हो सकता है। ये इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो ट्रैकिया है ना, वो पूरी की पूरी डायलेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की वजह से। प्रेशर है, प्रेशर आप दे रहे हो पेशेंट को, ठीक है। और जो कफ है वो कैसा हो जाता है पेशेंट का, एक्सलेटेड हो जाता है। मतलब जो पेशेंट की ट्रैकिया है वो डायलेट हो चुकी है, वो उसमें इरोजन हो चुका है कार्टिलेज के अंदर। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब स्टेनोसिस में क्या है? स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो हो जाना किसी भी पार्ट का। तो ट्रैकिया जो है वो कैसे हो चुकी है? नैरो हो चुकी है। जो ल्यूमन था ना उसका, वो नैरो हो चुका है। किसकी वजह से? स्कार की वजह से। और स्कार जो है वो क्या कोज कर रहा है? इरिटेशन कोज कर रहा है, इसलिए ट्रैकिया स्टेनोसिस डेवलप हो गया। ट्रैकियो इसोफेजियल फिशुला, ये भी डेवलप हो जाता है भाई, 3rd नंबर कॉम्प्लिकेशन है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रैकिया का एंड इसोफेगस का। ये भी क्यों होता है? एक्सेसिव कफ प्रेशर की वजह से। एक्सेसिव कफ प्रेशर की वजह से ट्रैकियो फिशुला हो सकता है, ट्रैकियोमलेशिया हो सकता है। सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? बच्चों, ज़ोली थायराइड रिसेप्टर, एग्ज़ाम का क्वेश्चन ये है 2023 एम्स का, ठीक है, नोट सेट का। तो जोली थायराइड रिट्रैक्टर यूज़ करते हैं। देन ट्रैकियोस्टमी ट्यूब है, ये वाली जो है आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी। अब आता है ट्रैकियोस्टमी सेट। कभी कभी एग्जाम में जो है ट्रैकियोस्टमी सेट पूछ लिया जाएगा आपसे, तो कैसे पहचानोगे? देखो, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब रखी हुई है, ये आपके रिट्रैक्टर्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें उसको किस तरीके से पहचानना है आपको? सबसे पहले तो आपको इससे ही पहचान लोगे अभी ट्रैकियोस्टमी ट्यूब रखी हुई है ना। आर्टरी फोर्सेप्स है, ये हमारे डायलेटर्स रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें, थंब फोर्सेप्स रखा हुआ है यहाँ पे सब। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। ट्रैकियोस्टमी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोली थायराइड रिट्रैक्टर भी बहुत बार एग्जाम में आता है। ट्रैकियोस्टमी से क्वेश्चन जो आते हैं ना बच्चों, इससे बाहर तो कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। कॉम्प्लिकेशन यदि पूछता है तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होती है ट्रैकियोमलेशिया, सेकंड स्टेनोसिस, थर्ड हमारी ट्रैकियोसोफेजियल फिशुला हो जाता है। तो ये इससे बाहर कभी आएगा नहीं, ट्रैकियोस्टमी का क्वेश्चन आता है तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल सुबह नई वीडियो के साथ।